बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी रेलवे के निजीकरण की, राजस्थान में विधायकों पर आई नई मुसीबत की, जानेंगे कैसी चल रही है राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां और बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में क्यों आई है दरार। साथ ही बात होगी अमेरिका में गूंजते भारतीय नारों की और आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार के खाली खजाने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हुआ सीरो सर्वे। राजधानी के सभी 11 जिलों में एक साथ शुरू होगा सैंपल लेने का काम। जिलों की लैब में भी होगी जांच। मध्य प्रदेश में गरमाया अयोध्या का मुद्दा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राजीव गांधी भी चाहते थे राम मंदिर बने, लेकिन 5 अगस्त को नहीं है शिलान्यास का कोई मुहूर्त। छत्तीसगढ़ में कोल खदानों से कमर्शियल माइनिंग को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के बीच बनी सहमति। केंद्र ने हसदेव अरण्य क्षेत्र की 5 खदानों को लिस्ट से हटाया। सभी खदानें चालू हुई तो राज्य को मिलेगा 8 करोड़ का राजस्व। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का रखना होगा ध्यान। लोकल हेलमेट लगाने पर हो सकता है चालान। केंद्र सरकार योजना पर कर रही है काम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद ने ममता सरकार को घेरा। बोले, स्वास्थ्य हालात को नियंत्रित करने में नाकाम रही ममता सरकार, राज्य में केंद्र दे दखल। सुर्खियों के बाद बुलेटिन में आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, और ऐसी खबर जो आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। जी हां, अगर आप भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब पटरी पर निजी हाथों में सौंपी गई ट्रेनें रफ्तार भरेंगी और इन गाड़ियों में सफर करने के लिए आपको किराए का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि ऑपरेटर्स निजी ट्रेनों का चाहे जितना किराया रख सकते हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेल जनता की यात्रा का सबसे मुफीद साधन मानी जाती है। कहा जाता है कि कम किराए में कोई भी यात्री सफर कर सकता है, लेकिन अब सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए इस साधन को भी लोगों से दूर कर रही है। जी हां, जब से सरकार ने रेलवे को निजी हाथों में सौंपा है, तब से एक ही सवाल बरकरार था कि इसका किराया कौन तय करेगा। क्या सरकार बढ़े किराए पर लगाम लगाएगी या फिर मुंह छिपाकर भागती नजर आएगी? और हुआ वैसा ही। सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ डालते हुए सब कुछ ऑपरेटर्स को सौंप दिया। भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए यात्री ट्रेनों का अधिकतम किराया तय करने की सीमा नहीं रखी गई है। इसके साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को किराया तय करने के लिए किसी अथॉरिटी की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो ट्रेन चलाएंगे वो उनका किराया अपनी मर्जी से बाजार के हिसाब से तय कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने यह स्थिति उस वक्त साफ की है जब प्राइवेट ऑपरेटर्स के भावी बोलीदाताओं ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन पर रेलवे ने जवाब देते हुए कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स बाजार मूल्य के हिसाब से किराया वसूल सकेंगे और इसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस प्रावधान को कोर्ट में चुनौती न दी जा सके, इसके लिए सरकार जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दिला सकती है। आपको बता दें कि रेलवे एक्ट के तहत सिर्फ केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय मिलकर रेलवे के किराए का निर्धारण करेंगे, लेकिन अब सरकार ने जिम्मेदारियों को त्याग दिया है, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों का संचालन 35 साल के निजी ऑपरेटर्स को देने की योजना बना रहा है। यानी साफ है कि रेलवे में भी लोगों का सफर करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। तो राजीव जी, सरकार पूरी तरह से अब मन बना चुकी है कि रेलवे को धीरे धीरे वो निजी हाथों में सौंपेगी। रेलवे में हर वर्ग का व्यक्ति सफर करता है, ऐसे में गरीब और मजदूरों की चिंता कौन करेगा, जिनके लिए रेलवे सबसे सस्ता और सुलभ साधन है? क्या यह गरीबों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए आदित्य, रेलवे का निजीकरण अचानक ही नहीं हो गया है, बल्कि इसकी तैयारी तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। आपको याद होगा आदित्य कि जून 2017 में जब भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंप करके मोदी सरकार ने ट्रेलर दिखा दिया था कि आगे की फिल्म कैसी होगी, तब दर्शकों ने ट्रेलर को नहीं नकारा तो सरकार के हौसले और मजबूत हो गए कि अब तो पूरी फिल्म ही चल जाएगी और तब भी दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसा ही हो भी रहा है। निजीकरण की कुल्हाड़ी एक के बाद एक कई सार्वजनिक फलदार पेड़ों पर
चल चुकी है। कोयला, बिजली, गैस, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह अब बेहतरी के नाम पर बड़े कॉरपोरेट खिलाड़ियों को खुला खेल खेलने की आजादी सरकार ने दे दी है। मुनाफे की गंध को सूंघते सूंघते कॉरपोरेट उस हर जगह पर पहुंच रहे हैं जहां जनता को कम कीमत पर अधिक सुविधा मिल जाया करती थी। रेल तो भारत की गरीब जनता के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। सस्ते यातायात के साथ रेलवे बहुत से बेघरों के लिए ठिकाना भी हुआ करता था। लेकिन अब प्लेटफॉर्म से लेकर के ट्रेनों तक कारोबारी घरानों का कब्जा रहेगा तो फिर वैसे ही लोग रेल में सफर कर पाएंगे जिनमें ऊंची कीमत चुकाने की क्षमता होगी। जैसे 5 स्टार होटल और महंगे क्लब हवाई चप्पल पहनने वाले और रिक्शे की सवारी करने वालों के लिए अपने दरवाजे बंद रखते हैं, वही हाल कुछ समय बाद हम देखेंगे कि शायद रेलवे का भी हमें देखने को मिलेगा। शुरुआत में कुछ ट्रेनें निजी ऑपरेटर चलाएंगे, अभी उन्हें टिकट की कीमत तय करने का हक भी सरकार जो है वो दे रही है। बाद में शायद सारी ट्रेनों की हरी झंडी निजी हाथों में रहेगी और गरीब जनता आउटर पर खड़ी नजर आएगी। राजू जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार तो रेलवे के काम से हाथ खींचने की तैयारी में है, लेकिन क्या राजस्थान में विधायक भी किसी काम के नहीं रहे हैं? यह हम नहीं बल्कि आज राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में पूछा गया है। जी हां, आज अदालत में एक याचिका दाखिल कर विधायकों की आमदनी बंद करने की गुजारिश की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में कब कौन सा मोड़ आ जाए, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। इसकी वजह न सिर्फ राजनीतिक उठापटक है, बल्कि कोर्ट में लगातार दायर हो रही याचिका भी है। आज राजस्थान हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई, जिसमें गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन और भत्ते रोकने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायी कार्य नहीं करने पर उन्हें क्यों वेतन दिया जाए। मामले में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या कोर्ट विधायकों की आमदनी बंद करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल तो गहलोत और पायलट गुट के विधायक जैसलमेर से लेकर मानेसर की दौड़ लगा रहे हैं। गहलोत गुट के विधायक जैसलमेर में हैं और पायलट गुट के विधायक हरियाणा के मानेसर के एक होटल में ठहरे हैं। दोनों ही गुट एक दूसरे के विधायकों को लुभाने में जुटे हैं। वहीं इस बीच सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी के खरीद फरोख्त की साजिश अब की बार कामयाब नहीं होगी। चाहे विपक्षी हमारी सरकार को गिराने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन राजस्थान सरकार कमजोर नहीं पड़ेगी। राजस्थान में गहलोत लगातार सरकार बचाने का दावा कर रहे हैं। राज्यपाल ने भी सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल गेंद तो गहलोत के पाले में ही दिख रही है, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा कि रेगिस्तान में ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान में इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, यह देखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में कैसी चल रही है भूमि पूजन की तैयारियां। 5 अगस्त का दिन राम भक्तों के लिए बेहद खास है। कई सालों तक कोर्ट में चले केस के बाद आखिरकार इस दिन राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और फिर आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई लोग शामिल होने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम ने राम भक्तों से अपील भी की है कि वो इस कार्यक्रम को अपने घरों में रहकर टीवी पर ही देखें और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अयोध्या में न जुटें। आपको बता दें कि फरवरी में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के बाद से ही मंदिर निर्माण की गतिविधियों में तेजी आ गई थी। हालांकि कोरोना के चलते इसमें कुछ रुकावट आई, लेकिन अब इसके निर्माण की शुरुआत का दिन बेहद करीब है। कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम में 200 लोग ही मौजूद रहेंगे, जिनमें कई दिग्गज शामिल होंगे। साथ ही अयोध्या में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मंत्री जयभान सिंह पवैया शामिल होंगे। दोनों को राम जन्मभूमि न्यास ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि दोनों ही नेता राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। न्यास ने जो संदेश दोनों नेताओं को भेजा है, उसमें कहा गया है कि 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाएं और 6 अगस्त की शाम तक वहीं रहें। उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सबसे पहला प्रोटोकॉल कोरोना वायरस को लेकर है, जिस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। सुरक्षा को लेकर तमाम बैठकों का दौर चला और सुरक्षा बंदोबस्त के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अयोध्या में 5 अगस्त को एक साथ एक जगह 5 लोगों से ज्यादा को जुटने नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में तो राम मंदिर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं तैयारियां तो बिहार में भी तेज चल रही हैं, लेकिन यहां ये तैयारियां चुनाव को लेकर हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर एनडीए भले ही एकजुटता का दावा कर रहा हो, लेकिन सहयोगी दलों के बयान से गठबंधन में पड़ी फूट साफ नजर आती है।
बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी लगातार एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। आज भी जेडीयू ने अपनी सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष पर ऐसा तंज कसा जिस पर बगावती सुर एक बार फिर बुलंद हो सकते हैं। जब से यूपी में आया योगी राज, तब से राज्य में घट गया अपराध। ये नारा अक्सर बीजेपी नेताओं की जुबान पर रहता है, लेकिन क्या उन्हें हकीकत दिखाई नहीं देती? क्या उन्हें आंकड़े नजर नहीं आते? अब भले ही सरकार ने देखकर भी आंखों पर पट्टी बांध ली हो, लेकिन विपक्ष तो इन मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है। जी हाँ, बुलंदशहर मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम पेट्रोल से बाहर है। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका ने सरकार पर प्रहार किया है। पहले भी कई मुद्दों पर वो तंज कस चुकी है। ये घेराबंदी न सिर्फ योगी सरकार को कमजोर बना रही है, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को भी मजबूत कर रही है। पिछले 30 सालों से कांग्रेस यूपी में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई है। ऐसे में प्रियंका के ये आक्रामक तेवर पार्टी को विपक्ष की भूमिका में उभार रहे हैं और हो सकता है कि विपक्ष के रास्ते ही कांग्रेस के लिए सत्ता के द्वार खुल जाएं। बिहार में भले ही एनडीए जीत की ताल ठोक रही हो, लेकिन ये बगावत के सुर उसका गेम बिगाड़ सकते हैं। खैर, अब नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे नजरें तो इस वक्त अमेरिकी चुनाव पर भी टिकी हैं, जहां भारत के नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, अमेरिका में राजनीतिक दल भारतीयों को लुभाने में जुटे हैं, इसलिए हर तरफ भारतीय नारों की गूंज देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। 2016 के अमेरिकी चुनाव में भारतीय मतदाताओं के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नारा दिया गया था, अब की बार ट्रंप सरकार। भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ इसी तरह का नारा बीजेपी की ओर से लगाया गया था। अमेरिकी चुनाव में इसे कॉपी कर लिया गया और इस नारे का रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा भी हुआ और आमतौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थक माने जाने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में चला गया। एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और भारतीय मूल के मतदाता का समर्थन दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरी हो गया है। भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए अलग से नारे इजाद किए जा रहे हैं। इस बार भारतीय मूल के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने भारतीय भाषाओं में प्रचार अभियान शुरू किया है। उनकी टीम ने अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो नारा बनाया है। 80 से 90 के दशक में इस तरह के नारे भारतीय चुनाव में आम थे और अब इसका इस्तेमाल जो बाइडेन भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए कर रहे हैं। जो बाइडेन की टीम ने इसके अलावा पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, कन्नड़ समेत 14 भाषाओं में कई नारे तैयार किए हैं ताकि भारतीय मूल के वोटर्स को अपनी तरफ साध सकें। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की मुश्किल की। मोदी सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए जीएसटी लागू किया था, लेकिन जीएसटी का तो ऐसा बंटाधार हुआ कि सरकार की झोली भरने की जगह खाली हो गई और अब सरकार का टैक्स कलेक्शन इतना गिर गया है कि सरकार को कर्ज लेकर अपना खर्च चलाना पड़ रहा है। मोदी राज में आज देश किस स्थिति में आ पहुंचा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। जी हां, दूसरों को लुटाकर सरकार खुद कंगाल बन गई है। न देश चलाने के लिए पैसे हैं, न ही जनता को संभालने के लिए। इसीलिए सरकार अब खुद दूसरों से पैसे मांग रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही बजट अनुमान के 83.2% यानी 6,62,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण पूर्णबंदी है, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में गिरावट आ गई है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पहली तिमाही के अंत में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4% के स्तर पर था। इस समय सरकार के ज्यादातर खर्च उधारी में ही पूरे हो रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में पेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7,96,000 करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.5% बताया था। लेकिन लक्ष्य के पास आना तो दूर, सरकार के सामने कंगाली की नौबत आ गई है। सीजीए के आंकड़ों के अनुसार इस साल सरकार की राजस्व प्राप्ति 1,50,008 करोड़ रुपए यानी बजट अनुमानों के 7.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये 14.5% थी। आंकड़े सरकार की नाकामी को साफ दर्शा रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि देश की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।